हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हो, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में आप सबको पहले से ही पता है कि किसी भी दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बीच एक आकर्षण बल लगता है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो वस्तु के बीच लग सकता है और ये वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती, यानी आप कह सकते हो अगर एक वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, दूसरे का 10 किलोग्राम है, तो 10 गुना 2 यानी कि 20 किलोग्राम स्क्वायर इसके समानुपाती हो जाएगा। या हम लोग ऐसे बोल दें कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी द्रव्यमान को ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा। और दूसरा हम लोग ये कह सकते हैं कि उनके बीच की दूरी को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम हो जाएगा। तो ये जो अभी मैंने कहा यही है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, देखो यहाँ लिखा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। न्यूटन ने क्या कहा कि अगर दो वस्तु है m1 और m2 द्रव्यमान का, तो इनके बीच जो बल लग रहा है ये इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा और इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल एक वस्तु किसी भी दूसरे वस्तु पर या बाकी जितने भी वस्तुएं हैं सब पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और बाकी वस्तुएं भी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु सभी अन्य वस्तुओं पर आकर्षण बल लगाती है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। उसका क्या मतलब है, देखो अगर यहां से यहां दो वस्तु है m1 और m2, इनके बीच की दूरी r है, तो ये जो बल है वो m1 m2 के समानुपाती होगा तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो दोनों समीकरण है या ये जो दोनों रिलेशन है, इन दोनों को मिला करके कंबाइंडली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, यानी इन दोनों वस्तु के बीच जो बल लग रहा है वो m1 m2 बटा r स्क्वायर के समानुपाती है। यहाँ पर हम लोग एक नियतांक लगाते हैं और इस नियतांक को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। ऐसे लिखा है, ये किसी भी दो वस्तु के बीच, एक वस्तु का द्रव्यमान m1 दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2 है, तो किसी भी दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को बताता है। गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण बल को हमेशा आकर्षण बल ही लगता है, ठीक है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब ये बल है यहाँ पर g, इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। और इसका जो मान होता है हम लोग ऐसे लिखते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी का मान हो गया। अब ये जो जी का मान है ये हर जगह समान होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सार्वत्रिक नियतांक का मतलब धरती पर हो, चांद पे, चंद्रमा पे, या हम लोग क्या बोले कोई भी दूसरा प्लेनेट मान सकते हो, मार्स पे, जुपिटर पे, सैटर्न पे, इवन सन पे, हर जगह ये जो जी है किसी भी स्टार में हर जगह ये जी का वैल्यू सेम होगा। ये समझ में आया। किसी भी दो वस्तु के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसके लिए हम लोग एक जो समानुपाती नियतांक यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समानुपाती नियतांक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, ये हर जगह समान है। जगह से इसको कोई मतलब नहीं, जगह से स्वतंत्र होगा, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा, वस्तु के बीच की दूरी से, सब चीज से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देखो बच्चों, ये जो बल लग रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, ये दो वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, यानी सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, केंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं, जिन दोनों के बीच लग रहा है, दो वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये दो ऑब्जेक्ट है, उनको सेंटर टू सेंटर मिलाने वाले लाइन के अलोंग लगता है, यानी ये सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल, और जितने भी केंद्रीय बल होते हैं सब संरक्षी बल होते हैं, इन सबको लिख देंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज देखो, यहाँ पर F को हम लोगों ने लिखा था Gm1m2/r², यदि m1 और m2 यानी दोनों द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो जाए और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो जाए, तब क्या होगा? Gf के बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियतांक है, ये एकांक द्रव्यमान के दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल के बराबर, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल के बराबर होगा जब उनके बीच की दूरी 1 मीटर स्क्वायर हो। यानी एकांक दूरी पर रखे हुए दो एकांक द्रव्यमान वाले वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक हम लोग लिख देते हैं। अतः जी, समझ जाओगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक एकांक दूरी पर रखे इकाई द्रव्यमान वाले दो वस्तुओं, इकाई द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। आकर्षण बल के बराबर होता है। ये तो समझ में आया कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियतांक है, ये किसके बराबर होगा? एकांक दूरी पर, यानी 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए दो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, उसी के बराबर होता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। उसके अलावा देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो है ना जी, ये अदिश राशि है। जी का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक अदिश राशि है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है, जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक नियम है, इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं।
गुरुत्वाकर्षण के नियम का सदिश रूप। यानी वेक्टर के फॉर्म में हम लोग न्यूटन के लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझना है, ठीक है। ध्यान देना बच्चों। मान लेते हैं कि ये m1 द्रव्यमान है, ये m2 द्रव्यमान है, ये A बिंदु पर है, ये B बिंदु पर है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी r है। इस पर जो एक बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा और इस पर जो बल लगेगा वो विपरीत दिशा में ऐसे लगेगा। ये समझ में आ रहा है। m1 पर आकर्षण बल लगेगा और m2 पर भी आकर्षण बल ही लगेगा। तो इस पर जो बल लग रहा है हम लोग ऐसे लिख देते हैं फोर्स ऑन A ड्यू टू B, समझ में आया, सदिश के रूप में। और इसको फोर्स ऑन B ड्यू टू A मैं लिख देता हूँ। ये क्या है, FAB, A पर B के द्वारा लगाया गया बल, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया। या फिर आप F और F डैश लिख सकते हो, ठीक है। A B B A, इसके बदले एक को F लिख दिया, दूसरे को F डैश, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो। F और F डैश ही लिख देते हैं। ये F हो गया, ये F डैश। तो F इस तरह से लिख दिया। अब F डैश जो है ये क्या है, B पर A द्वारा लगाया गया बल। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। ये गुरुत्वाकर्षण बल है। अब देखो ध्यान देना बच्चों, दोनों का परिमाण तो समान है। अगर हम लोग F डैश और F के परिमाण की बात करें तो ये हो जाएगा Gm1 m2 बटा r स्क्वायर। अब ये जो है ना F डैश या F, उस दिशा में अगर इकाई सदिश से इसी को गुना कर दे तो हमें सदिश के रूप में बल मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो A से B की तरफ, A से B की तरफ जो दूरी है उसको लेंगे, फिर B से A की तरफ जो दूरी है उसको लेंगे। समझ में आ रहा है क्या कहने का मतलब है, एक बार समझ लो। F लिखा है A पर B के द्वारा लगाया गया बल। तो अभी हम लोग A को निकाय मान रहे हैं, A को सिस्टम मान रहे हैं। A की दूरी किससे, B से देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम A है तो A पर जो बल लग रहा है उसको कंसीडर करते हैं, A जो बल लगाता है उसको कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पर A जो है इसको निकाय माना, इसको सिस्टम माना, इस पे बल लग रहा है F, और A की जो स्थिति सदिश होगी B के सापेक्ष उसको हम लोग R से R वेक्टर R यानी सदिश R के रूप में निरूपित कर रहे हैं। सदिश R क्या है, A की स्थिति B के सापेक्ष। A की स्थिति सदिश B के सापेक्ष। वैसे 1 2 AB ऐसे करके भी लिखते हैं। आप देखोगे बुक्स में, एनसीईआरटी में या अलग अलग जगह क्या लिखा रहता है, F12 F21 R12 R21, ठीक है ना। कई बार उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको 1 2 लें, किसको 2 1 लें। तो दूसरे तरीके से मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। R डैश की अगर हम लोग बात करें, R डैश यहाँ पर B की स्थिति है किसके सापेक्ष में, A के सापेक्ष।
ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना बच्चों, हम लोग इकाई सदिश का इस्तेमाल करेंगे। तो सदिश F ये क्या है, B द्वारा A पर लगाया गया बल। तो A पर जो बल लगाया गया है उसका परिमाण लिखेंगे Gm1 m2 बटा r स्क्वायर, और इकाई सदिश इस दिशा में, किस दिशा में, B के सापेक्ष A की जो स्थिति है, यानी वेक्टर BA नाम दे दो, वेक्टर BA के डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, यही मैं लिख देता हूं Gm1 m2, ये जो है ना ये हो जाएगा सदिश r बट्टा r, इकाई सदिश है, इकाई सदिश को क्या लिख दिया, सदिश, और उसके परिमाण से भाग दे दिया। तो अब ये बल F किस रूप में आ जाएगा, Gm1 m2 बट्टा r क्यूब, फिर सदिश r। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखो ध्यान देना, F डैश का जो डायरेक्शन होगा वो ठीक अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहना है। F डैश विपरीत दिशा में लग रही है, लेकिन बल का परिमाण इतना ही है। तो हम लोग F डैश को क्या लिख सकते हैं, या तो इसका माइनस डायरेक्ट लिख दो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो Gm1 m2 बटा r स्क्वायर, और यहाँ पर r डैश माइनस में हो जाएगा, या आप ऐसे लिख दो r डैश बटा r। इकाई सदिश लिखना था ना, तो r डैश लिख दिया, और r डैश क्या है असल में, r डैश को हम लोग माइनस r लिख सकते हैं। ये समझ में ना, एक है वेक्टर AB, एक है वेक्टर BA। तो देखो वेक्टर AB को नेगेटिव ऑफ वेक्टर BA लिखा जा सकता है, दो सदिश के लिए ऐसा होता है। तो R क्या था, A की स्थिति सदिश थी B के सापेक्ष में, और B क्या, R डैश क्या है, B की स्थिति है A के सापेक्ष में। दोनों वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, एक वेक्टर AB दूसरा BA, तो ऋणात्मक लिखा जा सकता है, लिख दिया। देखो यहाँ पर यही टर्म अगर इस जगह आप लिख दोगे, नीचे तो r क्यूब हो जाएगा, अभी पहले लिख देते हैं Gm1 m2 बटा r क्यूब वेक्टर r। ठीक है, या फिर आप F डैश को लिख सकते हो माइनस Gm1 m2 बटा r क्यूब इंटू r। यहाँ पर r डैश है, r डैश था, यहाँ पर r लिखा है, फर्क समझ में आ रहा है ना। जब r डैश के बदले r लिखा तो माइनस में आ गया, यानी आप इसको माइनस f लिख सकते हो। ये समझ में आया। तो f और f डैश के बीच एक रिलेशन आ गया कि f डैश का नेगेटिव होगा f, या f का नेगेटिव होगा f डैश। तो आप कह सकते हो कि ये क्रिया प्रतिक्रिया है, न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल, इस पर जो बल लगा, इस पर जो बल लगा, दोनों एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट है। समझ में आया। इसको हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं, R1 लिख दिया, इसको R2 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, फिर R1 माइनस 2 R2 माइनस 1, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं आपको हिंट कर देता हूँ, बहुत सारे बुक में ऐसे मिलेगा। मान लो हम लोग इसको ओरिजिन मान लें, तो ये पोजीशन वेक्टर R1 और ये इसकी स्थिति सदिश R2, ये A ये B, यहाँ पर M1 द्रव्यमान, यहाँ पर M2 द्रव्यमान। तो F1 2 इसका मतलब हो गया कि एक पर दो के द्वारा जो बल लगाया गया है, परिमाण तो क्या होगा Gm1 m2 बटा r स्क्वायर, r के बदले ये दूरी हो जाएगा R2 माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहां पर जो होगा F12 निकाल रहे ना, तो R12 बाय R1 माइनस R2 ऐसे लिखते हैं। अब ये परिमाण है, आप R1 माइनस R2 लिखो, R2 माइनस R1 लिखो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर फर्क पड़ जाता है R12 और F12। यहाँ पर क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि F12 हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पर लगाया गया बल, किसके द्वारा,
2 के द्वारा, बी के द्वारा, ठीक है ना। आप जब एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ 1 2 ही लिखा रहता है और इसको लिखा है क्या कि एक की स्थिति सदिश बी के सापेक्ष में, लेकिन बहुत सारे बुक्स में उल्टा 2 1, यहाँ 1 2 तो यहाँ 2 1, वो निरूपित करने के लिए अलग अलग सिंबल यूज करते हैं, बस इतना ही है। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन भी ना रहे, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश निरूपण था। अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें, तो कुछ गुण। जैसे मिट नहीं रहा, देखो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला क्या लिखा है कि यह हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, यानी ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अगर दो वस्तु हैं, ये एक वस्तु और ये दूसरा वस्तु, दोनों के बीच जो बल लगेगा हमेशा एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगेगा। प्रतिकर्षण बल नहीं लगता, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। दूसरा, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स कहने का मतलब कि बहुत दूर तक भी इसके बल का परिमाण होता है। अब छोटी वस्तुएं हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे हम एग्जांपल लें कि सूरज के कारण पृथ्वी पर या पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है बहुत लार्ज डिस्टेंस पर, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर भी लग रहा है। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। इस बल की परास बहुत अधिक होती है, हालांकि इस बल का परिमाण बहुत कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमने शुरुआत में आपने स्टडी किया होगा जब फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इन सब में जो वीक फोर्स है उससे भी कम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे वीक, सबसे कम, अगर एक फर्मी मीटर पे हम लोग 2 प्रोटॉन को रखते हैं तो उसमें जो बल लगता है अगर उसको कंपेयर करें तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम है। लेकिन जब द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो जाता है तब गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण भी बहुत ज्यादा हो जाता है और लंबी दूरी तक भी इसका प्रभाव होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि जो आपके लाइट के बेंडिंग का इफेक्ट होता है, आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर कोई बहुत हेवी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है तो प्रकाश के पथ को वो विचलित कर सकता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जैसे प्रकाश ऐसे जा रही है ना, और यहाँ पर कोई बहुत हेवी ऑब्जेक्ट है तो उसके कारण ये प्रकाश की किरण उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसे अपनी पथ से विचलित हो जाता है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यह माध्यम से स्वतंत्र होता है, यानी किसी भी माध्यम में 2 वस्तु है, इसको हवा में रखो, पानी में रखो, कहीं भी रखो, दोनों वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो माध्यम से इंडिपेंडेंट होगा। तीसरा पॉइंट लिखा है कि 2 ऑब्जेक्ट हम लोग मान रहे हैं, ए और बी। ए और बी के बीच लगने वाला जो बल है उसका परिमाण, कोई तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ सी मान लो, डी मान लो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह रखे होते भी हैं, तो उनके प्रेजेंस के कारण, अलग अलग वस्तुओं के प्रेजेंस के कारण इन दोनों वस्तुओं पर, ए और बी पर जो लगने वाला बल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ए पर जो परिणामी बल है वो बदल जाएगा, क्योंकि बी के कारण, सी के कारण, डी के कारण, सबके कारण बल लगेगा। लेकिन ए पर बी के कारण जो बल लग रहा है, बी पर ए के कारण जो बल लग रहा है, वो दूसरे वस्तुओं के उपस्थिति से स्वतंत्र होता है। उपस्थित रहे या ना रहे, बल उतना ही लगेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यही लिखा है, अन्य वस्तुओं की उपस्थिति से उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट देखो, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। हमने देखा था जो बल लग रहे हैं ए पर बी के कारण और बी पर ए के कारण, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगता है,
और एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगने का मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया जैसा है। दोनों गुरुत्वाकर्षण प्रकृति के हैं, दोनों का बल का परिमाण जो है समान है, दोनों बल का दिशा विपरीत है। तो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये फॉलो करते हैं। दो ऑब्जेक्ट m1 और m2 अगर दोनों को सिस्टम मान ले तब ये आंतरिक बल हो जाएगा, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बोलते हैं, और उसके कारण दोनों वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट ए है दूसरा बी है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन दोनों को सिस्टम माना, दोनों को निकाय माना, तो नेट फोर्स उस पर 0 हो जाएगा और ऐसी अवस्था में द्रव्यमान केंद्र में परिवर्तन नहीं आएगा। अगर विराम में है तो विराम में रहेगा, नियत वेग से गतिशील है तो द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गतिशील होगा। ठीक है, फिर लिखा है कि ये केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब सेंट्रल फोर्स, दो वस्तुओं को केंद्र से केंद्र की तरफ मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, और जितने भी केंद्रीय बल होते हैं सब के सब संरक्षी बल होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब अगर इसके विरुद्ध कार्य किया जाए, या हम लोग कह देंगे गुरुत्वाकर्षण बल का जो कार्य अगर ऋणात्मक है तो जितना ऋणात्मक कार्य किया गया है उतना ही स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर्ड हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कुछ गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। इसके अलावा एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं, गुरुत्व बल, ग्रेविटी, स्पेशली अर्थ के लिए। देखो बच्चों ध्यान देना, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या मतलब है। ये तो अभी समझ में आया कि दो वस्तु है, किसी भी दो वस्तु के बीच बल लग रहा है, आकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर मान लो हम लोग अर्थ पर किसी वस्तु की बात करें, जैसे एक वस्तु है, ये मार्कर है, इसको अगर यहाँ से छोड़ दें तो नीचे गिरेगा धरती की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि धरती इस पर एक बल लगा रही है, तो धरती जो इस पर बल लगा रही है वो क्या कहलाएगा? गुरुत्व बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल ही है गुरुत्व बल, बस किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ जिस बल से खींचती है उसको गुरुत्व बल कहते हैं, और यही उसका भार भी कहलाता है। ठीक है, जिसको हम लोग mg से डिनोट करते हैं। समझ में आया ना? तो लिख देते हैं गुरुत्व बल। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर का मतलब असल में उसके केंद्र की ओर, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। यह वस्तु के भार के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई वस्तु को अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं, जैसे स्प्रिंग बैलेंस से, स्प्रिंग तुला कमानी लगी होती है एक तुला, उससे अगर किसी वस्तु का वजन नाप रहे हैं तो असल में हम लोग क्या नाप रहे हैं?
उस पर धरती कितना गुरुत्व बल लगा रही है उसको नापते हैं। ये समझ में आया ना बच्चों? अब जैसे मान लो कि हम लोग लिख दें धरती के द्वारा बल, ये धरती के सतह पर m द्रव्यमान का वस्तु है, r त्रिज्या है, धरती का द्रव्यमान m मान ले, तो ये बल क्या हो जाएगा, Gm स्मॉल m बटा r स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये बल क्या है, गुरुत्व बल है, और इसी को हम लोग mg बोलते हैं। mg बराबर Gmm बटा r स्क्वायर। ठीक है, m से m कट जाएगा तो ये जो छोटा g है ये Gm बटा r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दूं कैपिटल M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये है पृथ्वी का द्रव्यमान, r पृथ्वी की त्रिज्या, और ये जो स्मॉल g है इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी वस्तु को यहाँ पे मान लो धरती के पास में अगर छोड़ दे तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जिस एक्सेलरेशन से, जिस त्वरण से धरती की ओर गिरता है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और यहाँ से एक सूत्र मिल जाता है G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, G के बारे में, जिसका मान 9.8 होता है। G बराबर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8066259 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हम लोग उसको क्या लिखते हैं, 9.8 रफली, या कभी कभी इसको 10 भी लिख देते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, लगभग पाई स्क्वायर के बराबर भी लिख देते हैं। ठीक है ना बच्चों? लेकिन एग्जैक्टली क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ना है। अभी हम लोग इसको यहीं पे रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले एक सवाल है जिसको हल करो, फिर अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। एक आसान से क्वेश्चन है, m द्रव्यमान को स्मॉल m तथा कैपिटल M माइनस स्मॉल m द्रव्यमान के दो भागों में विभाजित कर नियत दूरी पर रखा जाता है। ठीक है ना? एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक स्मॉल m एक कैपिटल M माइनस m, दोनों को किसी डिस्टेंस पे रख दिया। अब इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा ना, ये जो आकर्षण बल है इसका अधिकतम मान के लिए स्मॉल m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करो जिसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल
अधिकतम हो। ठीक है ना बच्चों। अब दो पार्ट में बांट दिया और उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या चाहिए, स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू जी एम इंटू कैपिटल M माइनस एम बटा आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जी बटा आर स्क्वायर, ये तो नियतांक हो गया, m इंटू स्मॉल m माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। अब बल के अधिकतम मान के लिए इसका जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन, वो शून्य के बराबर होना चाहिए। F के अधिकतम मान के लिए df बटा dm ये 0 के इक्वल होगा। यानी g बटा आर स्क्वायर ये तो नियतांक ही है, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल M, dm बाई डी एम 1 हो जाएगा माइनस 2m। ये 0 होना चाहिए, ये टर्म 0 होगा नहीं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m बराबर 2 इंटू स्मॉल m बराबर m बाई 2। ये आधा, ये भी आधा। जब द्रव्यमान को आधा आधा बांट दे तो उस अवस्था में दोनों के बीच लगने वाला बल अधिकतम हो जाएगा अगर दूरी को नियत रखें। r फिक्स्ड है, ठीक है ना, अलग अलग प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया है, तो हमें m का मान ज्ञात करना था, ठीक है। या m बाई कैपिटल M अगर ज्ञात करना हो तो 1/2 लिख देंगे। अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ठीक है बच्चों। देखो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये बार बार आपको मिलेगा फिजिक्स में, सब जगह एक ही जैसा होता है, चाहे ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए पढ़ना हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए पढ़ना हो, चाहे आप वेव ऑन स्ट्रिंग पर हो, या फिर साउंड वेव या ऑप्टिक्स, बार बार यूज होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आप समझ लो। यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं सुपरपोजिशन की ग्रेविटेशनल फोर्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, तो ये कह देते हैं कि जब एक वस्तु पर बहुत सारे अलग अलग द्रव्यमान या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अलग अलग चार्ज के कारण, आवेश के कारण जो बल लगता है, कुल बल उसका परिणामी हो जाएगा, सदिश। सदिश के रूप में हम लोग जोड़ करके सदिश योग के बराबर होगा। वेव के फॉर्म में अलग कहते हैं, वेव में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। खैर अभी वेव की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होगा, अगर एक कण पर बहुत सारे कणों द्वारा बल लगाया गया है तो सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा परिणामी बल। जब किसी कण पर अनेक
कणों द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा हो, लगता है ये एक्चुअली गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो या लगाया जा रहा हो। परिणामी बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। सदिश योग के बराबर होगा। अब इसका क्या मतलब है, एक बार समझ लो। जैसे हम लोग मान लें कि यहाँ पर एक द्रव्यमान है, यहाँ पर एक कण है, यहाँ एक कण है, यहाँ एक कण है। ये द्रव्यमान m मान लेते हैं, यहाँ पर m1, यहाँ पर m2, m3, ऐसे बहुत सारे कण हो सकते हैं। तो m1 इस पर जो आकर्षण बल लगाएगा F1, ठीक है ना। m2 इस पर जो आकर्षण बल लगाएगा F2, फिर m3 आकर्षण बल लगाएगा F3। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, सब जगह हो सकते हैं। तो सब के द्वारा जो बल लगाया गया है, कुल परिणामी बल क्या लिख देंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3। और भी बल लग रहे हैं तो सबको योग कर देंगे, सबका ऐसा सदिश योग के बराबर होता है। ये समझ में आ रहा है ना बच्चों। इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसमें आप वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। मान लो एक के लिए R1 लिख दिया, दूसरे के लिए R2, तीसरे के लिए पोजीशन वेक्टर R3 लिख दिया, ठीक है ना। तो फिर उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में लिख करके ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं, इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करो। समबाहु त्रिभुज के तीन शीर्षों पर m द्रव्यमान के कण चित्रानुसार रखे। फिक्स्ड है, समझ में आ रहा है ना, मतलब इसको होल्ड करके रखा हुआ है। चित्र में ड्रॉ कर दूंगा। ए पर रखे कण पर दूसरे कणों द्वारा लगाए गए परिणामी बल ज्ञात करें। लगाया गया
परिणामी बल ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो फिगर यहां दिया हुआ है, ऐसा है, एक द्रव्यमान यहां है, एक द्रव्यमान यहां, एक द्रव्यमान यहां। दूरी को हम लोग a मान लेते हैं, यहां पर है a, यहां पर है b, यहां पर है c। सब बिंदु ये द्रव्यमान m दिया हुआ है, सबका द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, m। ठीक है, अब परिणामी बल चाहिए a पर रखे हुए बल पे, या आप चलो इसको a मान लो, ऐसे भी कर सकते हो, किसी को भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी। अब A पर जो कण है उस पर B तथा C के द्वारा लगाए गए बलों का परिणामी आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं। देखो बच्चों, इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं, पहले देखना है कि क्या क्या बल लग रहे हैं। एक बल इस दिशा में लगेगा और दूसरा बल इस दिशा में लगेगा। A पर रखा है ना m द्रव्यमान का वस्तु, तो B पर रखा हुआ जो कण है वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और C पर जो रखा हुआ कण है वो भी इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। दोनों कण का परिमाण हम लोग F मान लेते हैं, क्योंकि देखो द्रव्यमान समान है, दूरी समान है, तो F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख दे F का मान, चलो यहां लिख देते हैं gm1 m2 बटा दूरी का स्क्वायर, यानी gm स्क्वायर बटा a स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये दोनों बल हैं, इन दोनों बल के बीच का कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये कोण भी 30 डिग्री और ये कोण भी 30 डिग्री। या तो आप डायरेक्ट इनका परिणामी निकाल लो सदिश के रूप में, ठीक है ना, जैसे a स्क्वायर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ऐसे करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से समझना कि ये जो बल है और ये बल है, इन दोनों बल का घटक लेंगे। देखो ऐसे है ना, तो एक घटक इस दिशा में और दूसरा घटक इसके लंबवत दिशा में। तो लंबवत दिशा में जो घटक होगा दोनों बलों का, वो तो इक्वल और अपोजिट है, एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों का परिणामी जो होगा वो D बिंदु के अनुदिश लगेगा, परिणामी बल AD के अनुदिश। ठीक है, और कुल बल को, परिणामी बल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, परिणामी बल FR से डिनोट कर रहे हैं, F cos 30 प्लस F cos 30। कितना हो जाएगा, 2F cos 30 डिग्री 2 गुना F गुना √3 बटा 2। 2 से 2 कट गया, F का मान ये रख देंगे, क्या आंसर आएगा, √3 gm स्क्वायर बटा a स्क्वायर। ये तो अदिश रूप में आ गया। अगर हम लोग इस दिशा को नेगेटिव y ऐसे मान ले x y, तो सदिश के रूप में लिख सकते हैं -j। समझ में है ना बच्चों। तो ये हो गया एक प्रश्न, उसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अगला प्रश्न ये भी बहुत आसान सा ही है।
दिए गए चित्र में m द्रव्यमान के एक समान छड़ द्वारा m द्रव्यमान के कण पर स्मॉल m द्रव्यमान के कण पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करें। गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करें। ठीक है, अब चित्र दिया हुआ है, देखो बच्चों, ये एक छड़ है और यहाँ पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण रखा है। छड़ की लंबाई L है, ये दूरी A है, इतना दिया हुआ है। ठीक है ना। एक समान छड़ जिसकी लंबाई L है, इस छड़ के कारण स्मॉल m द्रव्यमान पर क्या गुरुत्व बल लगेगा, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब जरा सॉल्व करो बच्चों, एक बार ट्राई करो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से समझना। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट मान लेते हैं। मतलब ये जो छड़ है, ये छड़ तो एक लेंथ होगा, इसका L लंबाई है। हम लोग इसको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में काट दें, एक कण जैसा, तो ये कण इस स्मॉल m द्रव्यमान से किसी दूरी पर है, इस दूरी को हम लोग x नाम दे देते हैं। कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, और इसकी जो थिकनेस है उसको dx मान लेते हैं। अब ये भी एक कण जैसा है, ये भी एक कण जैसा है, इन दोनों पर लगने वाले गुरुत्व बल का इस्तेमाल करेंगे। पहले इन दोनों पर जो गुरुत्व बल लग रहा है उसको फाइंड कर ले, फिर समाकलन करेंगे। सबको जोड़ते हैं ना, उसको समाकलन कहते हैं, क्योंकि जब कंटिन्यूअसली वेरी करता है तभी तो समाकलन आता है। और थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन जो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वस्तुओं द्वारा, जो अलग अलग कणों द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसका परिणामी ही इस पर कुल बल होगा, उसका सदिश योग। तो हम लोग जरा फाइंड करते हैं, सबके कारण इसी दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ना। ये कण कोई भी दूसरा आप पार्ट मान लो, छोटे छोटे टुकड़ा, तो उससे इस कण पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा सब के कारण इसी दिशा में लग रहा है, तो सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। अब जरा हम लोग ज्ञात करें, देखो इस छोटे से पार्ट का, छोटे भाग का, छोटे छायांकित भाग का द्रव्यमान ये जो एलिमेंटल पार्ट है ना, इसका हम लोग द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं बच्चों। तो देखो क्या लिख सकते हैं, पूरा द्रव्यमान m था L लंबाई के लिए, तो एकांक लंबाई में क्या हो जाएगा, m/L dx। तो ये हो गया छायांकित भाग का द्रव्यमान। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, m/L dx लिख दिया। अब इसके कारण जो गुरुत्व बल लगेगा, df लिख देते हैं, df हो जाएगा g m1 m2 बटा x का स्क्वायर, x दूरी है, ठीक है ना। ये हो गया। ध्यान देना बच्चों, dm का मान अब यहाँ पे रख देंगे, तो df क्या हो जाएगा, g, और dm का मान है
m बट्टा एल डी एक्स, और यहाँ पर एक और छोटा सा m आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा। ये समझ में आया ना? पहले g लिखा, छोटा m लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, और dm के बदले m बाई एल डी एक्स लिख दिया। कुल बल अगर हमें ज्ञात करना हो तो इसी का समाकलन करेंगे। ये सब जो नियतांक है, कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख दिया, और जो वेरिएबल है उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब x का मान ऐसा रखना है जिससे कि ये जो छायांकित भाग है ये पूरे के पूरे रॉड को कवर कर ले। तो अगर आप x का मान a रखोगे तो ये वाला भाग यहाँ होगा। धीरे धीरे x का मान बढ़ाते बढ़ाते अगर a प्लस एल लिख दे तो यहाँ आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं x का मान a से a प्लस एल लेंगे तो ये छायांकित भाग पूरे छड़ को कवर कर लेगा, इसलिए लिमिट a से a प्लस एल हो जाएगा। ये समझ में आया ना? अब जरा वैल्यूज को पुट कर दो। g कैपिटल M स्मॉल m बाई एल, इसका इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स होता है बच्चों, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा g कैपिटल M बाई m एल, और यहाँ पर माइनस और फिर प्लस, तो 1 बाई ए को पहले लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस वाला यहाँ लिख दिया है। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो a प्लस एल यहाँ a से a कट जाएगा, l से l कट जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m बटा a गुना a प्लस एल, ऐसा आ जाएगा। देखो तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? a से a कट गया, l कट गया, इतना आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ेंगे, एक और प्रश्न हल करते हैं। M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो कण प्रारंभ में अनंत दूरी पर थे, एक दूसरे से अनंत दूरी पर है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे की तरफ गतिशील है। एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इनके बीच की दूरी r हो जाए तो उनके बीच का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी सामीप्य वेग, उनके
सामीप्य वेग ज्ञात करो जब दोनों के बीच की दूरी r हो। मतलब पहले तो m1 m2 बहुत दूर था तो इन्फिनाइट डिस्टेंस पर उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था नहीं के बराबर था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। तो पास आने के बाद कभी ना कभी उनके बीच की दूरी r हो गई, कैपिटल R। तो इस वक्त दोनों की जो वेलोसिटी होगी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनके बीच का सामीप्य वेग ज्ञात करना है। एक v वेग से दूसरा v1, दूसरा v2 से, तो v1 प्लस v2 ज्ञात करना है, मतलब परिमाण, ठीक है ना, दोनों का योगफल। एक बार ट्राई करो, फिर सॉल्व करते हैं इसको। देखो बच्चों, मैं थोड़ा हिंट कर देता हूं। किसी भी वक्त जब इनके बीच की दूरी स्मॉल r मान लें, ठीक है ना। अगर देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है, आपको पहले वेग ज्ञात करना है। अगर आप स्थितिज ऊर्जा पढ़ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन से हमें दोनों की वेलोसिटी मिल जाएगी, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एनर्जी कंजर्वेशन। दो इक्वेशन लेंगे, दोनों की वेलोसिटी मिल जाएगी और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड कर पाएंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण की स्थितिज ऊर्जा नहीं पढ़ा है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीजें अभी नहीं पढ़ी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बल का इस्तेमाल करेंगे। देखो m1 और m2 दो वस्तु अगर r दूरी पर हैं तो इन पर जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, g m1 m2 बटा r स्क्वायर। अगर हम लोग पहले वस्तु के त्वरण ज्ञात करना चाहें तो इसको m1 a1 के बराबर लिख देंगे। तो a1 हो जाएगा g m2 बटा r स्क्वायर, और इसी प्रकार से a2 हो जाएगा g m1 बटा r स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो a1 या a2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो मैं एक जनरल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। a को हम लोग लिख रहे हैं, चलो a1 ही ले लो एक उदाहरण। तो a1 को हम लोग dv बाई dr गुना v लिख सकते हैं। क्या लिखा है, त्वरण है, त्वरण को dv बाई dt लिखते हैं। dv बाई dr गुना dr बाई dt, dr बाई dt फिर से v बन गया, तो v dv बाई dr लिख सकते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है, पहला वस्तु है, तो उसके लिए v1 वेग ले लिया, दूसरा वस्तु होगा तो v2 वेग ले लेंगे। अब देखो v1 dv1 बराबर gm2 dr बट्टा r स्क्वायर, ठीक है ना। वेग प्रारंभ में शून्य था, बाद में वेग v1 हो गया। प्रारंभ में दूरी शून्य थी, बाद में दूरी प्रारंभ में दूरी इंफिनिटी थी, बाद में दूरी r हो गई। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v1 स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाने पर भी यही रहेगा। gm2 यहाँ पर -1 बाई r हो जाएगा। जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे, मतलब इन्फिनिटी पुट करोगे, तब तो वो 0 ही हो गया। और जब r पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर बाई 2 बराबर -gm2 बाई r, कैपिटल R। अब ये जो माइनस साइन है ना, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, जैसे जैसे इनके बीच की दूरी कम हो रही है v बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, या r बढ़ाओगे v कम होगा, तो यहाँ dv बाई dr नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर
m1 और m2 के बीच की दूरी कम हो रही है तो उनका वेग बढ़ रहा है, दूरी बढ़ा रहे हैं तो वेग कम हो रहा है, यानी एक को बढ़ाने पर दूसरा कम हो रहा है, तो dv/dr ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ले लो। अब ये माइनस से माइनस कट गया तो v1 मिल जाएगा हमारे पास, v1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2gm2 बाई r। सिमिलरली इसी प्रकार v2 को क्या लिख देंगे, देखो बच्चों यहाँ पर a2 लिखा है, m1 आ जाएगा, यहाँ v2 लिखेंगे m1 m1 m1, यहाँ m1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2gm1 बटा r। ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सापेक्षिक गति, पास आने की दर, v1 प्लस v2, सामीप्य वेग, समझ में आ रहा ना, एक इधर से जा रहा है v1, दूसरा मान लो माइनस v2, तो v1 माइनस माइनस v2 प्लस हो जाएगा ना। अब प्लस करोगे तो इन दोनों में देखो 2g/r, स्क्वायर रूट ऑफ 2g/r कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा m1 प्लस m2 और यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो अभी की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ग्रेविटेशनल चैप्टर जो है ग्रेविटेशन का काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जब आपको समझ में आएगा तो मज़ा भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं।